हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रतीक्स बायोलॉजी हब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 3। और इस पार्ट में हम फोकस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही वो प्रोसेस है जहां एक्चुअल में ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। अल्वियोली और ब्लड के बीच गैस एक्सचेंज कैसे होता है, पार्शियल प्रेशर का क्या रोल होता है, और एग्ज़ाम में कौन कौन से पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आज सब कुछ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बेस्ड क्रिस्टल क्लियर समझेंगे, डायग्राम्स के साथ, कंसेप्ट के साथ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। सो विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन लेट्स स्टार्ट इट। सो गैसेस के एक्सचेंज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि गैसेस ऑफ एक्सचेंज कहाँ पर होता कहाँ पर है। सो वो होता है दो जगह पर, एक तो एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी के बीच में, और दूसरा होता है हमारे किसी भी बॉडी के सेल्स या टिश्यू में और ब्लड वेसल्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे बॉडी में दो जगह पे हो रहा है, एक तो सेल या टिश्यू में मैंने और दूसरा हमारा एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी में। लेकिन मेन हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, उसका जो साइट है वो साइट है हमारा एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी। मतलब ये जो है ये हमारा क्या है, मेन साइट है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इसके मेम्ब्रेन्स की लाइनिंग वगैरह हम पहले समझेंगे, फिर हम तब जा कर के एक्सचेंज ऑफ गैसेस को और इजीली समझ पाएंगे। लेट मी जूम आउट। ये हमारा एल्वियोली हो जाता है, ठीक है, ये हमारा एल्वियोली और ये हमारा एल्वियोलियर डक्ट है, और ये हमारा ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, जो कि एक टाइप ऑफ ब्लड वेसल ही है। अब जो हमारा जो एल्वियोली है ना, वो दो, उसकी लाइनिंग्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। वो देखो दो सेल से मिलके बना रहता है, दो टाइप, ठीक है। टाइप 1 जो सेल है ना, वो एक तो वो जिससे बना हुआ है, जो पतली सी जो लाइनिंग है, जिसको हम स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग कहते हैं, जो कि क्या है, सेल ऑफ एल्वियोलियर वॉल है। जो एल्वियोलियर वॉल है ना, वो किससे बना, वो एक स्क्वामस एपिथेलियम से बना, जिसको हम टाइप 1 न्यूमोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट भी हम कहते हैं। और एक आप देख पा रहे होगे कि एक इसको पर्पल कलर से हाईलाइटेड है, क्यूबॉइडल शेप का, क्यूबॉइडल शेप से पूरा लाइनिंग है। ये क्यूबॉइडल शेप का क्या फंक्शन है, इसको हम टाइप 2 सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप 2 सेल्स। टाइप 2 सेल्स मतलब टाइप 2 न्यूमोसाइट। ओके, न्यूमो वर्ड होता है लंग से रिलेटेड। इस वजह से उसके जो भी साइट्स होती है ना, तो उससे हम क्या, साइट्स मतलब क्या होता है, सेल। इसीलिए हम न्यूमोसाइट कहते हैं। तो ये टाइप 2 न्यूमोसाइट, टाइप 1 न्यूमोसाइट का हमने फंक्शन देख लिया। वो कुछ नहीं, स्क्वामस एपिथेलियम का एक पतला सा वॉल है जिससे कि एल्वियोली हमारा बना हुआ है। और टाइप 2 क्या है, टाइप 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, जो कि कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है। कैसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है, सरफेक्टेंट नाम के सब्सटेंस रिलीज़ करता है, सरफेक्टेंट। अब ये सरफेक्टेंट का काम क्या है, एल्वियोली का जो शेप है ना, उस शेप को मेंटेन करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है सरफेक्टेंट, जो कि टाइप 2 न्यूमोसाइट रिलीज़ करता है, ताकि एल्वियोली का जो शेप है ना, वो मेंटेन रह सके। आई होप आपको ये टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये तो दो सेल्स की बात हो गया, लेकिन एक और टाइप का सेल्स भी प्रेजेंट होता है हमारे एल्वियोली में, वो है मैक्रोफेजेस का। कि भाई अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, बाई चांस अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आ भी जाए, तो उसको मैक्रोफेजेस क्या कर ले, ये सपोज करिए मैक्रोफेजेस और ये फॉरेन पार्टिकल, तो इसको वो एनगल्फ कर ले, खा जाए, ठीक है। इस यहाँ पर मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
ये तो बात रहा एल्वियोली की लाइनिंग वगैरह का। ठीक है, अब हम उससे जो ब्लड वेसल जो चिपका हुआ है ना, उसका भी एक लाइनिंग के बारे में हम समझेंगे अब। सो ये हमारा एल्वियोली है और इसकी लाइनिंग हम देख चुके हैं। सो हमारा ब्लड कैपिलरी जो रहता है ना, हमें पता है कि ब्लड कैपिलरी एक टाइप ऑफ ब्लड वेसल है, लेकिन वो बहुत थिन रहता है, बहुत पतला रहता है। यूजुअली हमारे जो कैपिलरी को छोड़ के जितने ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी को ले लो चाहे वेन को ले लो, उन सबका जो लाइनिंग रहता है ना, वो 3 लाइनिंग से बने हुए रहते हैं, 3 लाइनिंग। लेकिन हमारा कैपिलरी क्या रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ सेल से बना हुआ रहता है। वो भी उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथेलियम, जो कि कुछ नहीं, एक टाइप है, स्क्वामस एपिथेलियम का ही एक टाइप है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, एंडोथेलियम कह रहे हैं। सो ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर बीच बीच में पिंक करके मैंने क्या बताया, वॉल बताया है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, सो क्या है वो, एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब एल्वियोली का जो ये लाइन है, ठीक है, एल्वियोली का ये लाइन हो गया, ब्लड कैपिलरी का भी लाइनिंग हमने देख लिया। अब उसके बीच में एक येलो कलर का आप सब्सटेंस देख पा रहे हो कि उससे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट सब्सटेंस। सो हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले एल्वियोली की लाइनिंग देखा, वो टाइप 1 सेल से पूरा उसका लाइनिंग रहता है, जिसको हम स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। फिर ब्लड वेसल का लाइनिंग देखा कैपिलरी का, जो कि एंडोथेलियम से बना हुआ रह रहा है। और एंडोथेलियम और और एल्वियोली के बीच में एक फ्लूइड लाइक चीज़ भरा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। सो जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, वो क्या होता है, वो इन तीनों मेम्ब्रेन के थ्रू हो करके होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक, उसका हम अब एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पहले ही देख लिया कि एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे 2 जगह होता है, एक तो बॉडी टिश्यूज़ वगैरह और ब्लड वेसल के बीच में, और दूसरा एल्वियोली और ब्लड वेसल के बीच में। लेकिन प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर क्वेश्चन आएगा तो वो होगा हमारा एल्वियोली। वहाँ पे बॉडी के कोई भी टिश्यूज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एल्वियोली होगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन साइड बाय सिंपली डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये जो हमारे टिश्यूज़ है ना, ठीक है, टिश्यूज ये ले लो या कोई भी सेल ले लो, और ये ब्लड वेसल है, उसके बीच में क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न हमें पता है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन कोई भी चीज़ क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, ब्लड में भाई अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ब्लड में O2 ज़्यादा है, और यहाँ पे सेल में कम होगा, क्योंकि सेल तो ऑक्सीजन का यूज़ कर ले रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। सो O2 यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, अब O2 जब मूव हो जाएगा तो यहाँ पे CO2 ज़्यादा भर जाएगा, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है O2 को लेकर के, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है, एनर्जी बन रहा होता है, और CO2 और H2 बन रहा होता है। तो CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि अब वो सेल में ज़्यादा हो चुका है ब्लड वेसल के कंपेरिजन में, सो वो यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाता है। सो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन कोई भी चीज़ फ्लो होता है। सिंपल डिफ्यूजन की बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। Solubility of gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. ठीक है भाई, देख लेते हैं। अब कोई भी मान लीजिए यहाँ पर ये एल्वियोली है, तो उसका कितना थिकनेस है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल है, कितना थिकनेस है। कोई भी चीज़ में अगर डिफ्यूज़न हो रहा है तो वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा डिफ्यूज़न कितनी अच्छे से होगा, कि वो जिस भी चीज़ से क्रॉस हो रहा होगा ना, जहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा होगा, उस चीज़ का जो वॉल है वो कितना थिक या थिन होगा। अगर थिक होगा, मोटा होगा, तो भाई वहाँ से पे कम ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, एक्सचेंज जो होगा वो कम होगा, क्योंकि भाई मोटा है, मोटे से डिफ्यूज़न उतना ईजिली हो नहीं पाएगा। वहीं पर जहाँ पर पतला होगा अगर कोई मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे झट से जा कर के तुरंत डिफ्यूज़न हमारा हो जाता है। सो थिक और या थिन,
थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो रहता है ना, बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसमें, रेट ऑफ डिफ्यूज़न में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन दिया गया, सो मार्क कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर एयर है उसमें हमें पता है 21% हमारा क्या रह रहा है, ऑक्सीजन रह रहा है, और नाइट्रोजन हमारा 78% रह रहा है। ठीक, और अदर गैसेस हमारा कितना रह रहा है, अदर गैसेस कितना रह रहा है, 1% रह रहा है। ठीक है, ये हमें कंसंट्रेशन पता है। सो अब पूरा मान लीजिए एयर का ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एयर्स के मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। सो मान लीजिए ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, 21% ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कम है। ठीक है, सो एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, वो पूरे सारे गैसेस के मिक्सचर ऑफ जो गैसेस है ना, उसमें अकेला वो कितना प्रेशर लगा रहा होता है ना बाकी सारे गैसेस पे, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, PO2 करते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रहा होगा तो PO2 होगा, वहीं पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर की बात हो रहा होगा तो वो PCO2 होगा। सो आई होप क्लियर है ये, PO2 एंड PCO2, सॉरी, PO2 and PCO2. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air under two sides of diffusions are given in table 14.1 and in figure 14.3. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue similarly. So हम ये टेबल को समझेंगे आगे। सो इस टेबल में कुछ नहीं दिया गया, इसमें क्या दिया गया, एक तो रेस्पिरेटरी गैसेस दिया गया है कि हम क्या क्या लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 लेते हैं, हमें पता है। और क्या दिया गया, एटमॉस्फेरिक एयर दिया गया है। और फिर हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक एल्वियोली में और दूसरा ब्लड वेसल में, जो कि क्या रहेगा, डीऑक्सीनेटेड रहेगा। और एक ऑक्सीनेटेड ब्लड वेसल और टिश्यूज़ में हम देखेंगे। सो आपको ये टेबल लर्न करना है क्योंकि इसमें से PYQ आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है NCERT में, क्योंकि गिवन है पूरा टेबुलर फॉर्म में, इसलिए। सो आपको सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर का ही लर्न करना पड़ेगा, बाकी एल्वियोली और डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ का मैं लर्न करवा दूंगा। सो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर रहता है, 159 रहता है, और CO2 का कितना रहता है, 0.3 रहता है। ठीक है, अब जहाँ पर भी CO2 कम होगा ना, वहाँ पे वो 40 रहेगा। ठीक है, एल्वियोली में क्योंकि भाई हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन पूरा भरा हुआ है एल्वियोली में, तो यहाँ पर CO2 क्या रहेगा, उसे और बड़ा बना लेता हूँ। हमारा एल्वियोली, क्योंकि अभी हमने जस्ट इनहेल किया तो उसमें मेरा जो CO2 का पार्शियल प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। किसके कंपैरिजन में, O2 के कंपैरिजन में। कहीं भी अगर कोई सा भी गैस कम है ना, तो वहाँ पे 40 लिख देना बस, और कुछ नहीं। देखो एल्वियोली में CO2 कम है, सो एल्वियोली में 40 देख पा रहे हो, और यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो हमारे बॉडी से आया है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर से वो पूरे बॉडी में ये होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कम रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा क्या कम रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो वहाँ पे 40 लिख दो। फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन जब मतलब ब्लड में पूरा हो जाएगा, ऑक्सीजन जो रिच जो ब्लड वेसल है, जब वो टिश्यूज़ वगैरह तक जाएगा, तो वहाँ पे क्या कम रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल में CO2 का लेवल कम रहेगा ना, सो वहाँ पे भी 40 लिख देना है। ठीक, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन भाई हो ही रहा है, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तुरंत ले रहे हैं, तुरंत सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सो ये कंटिन्यू प्रोसेस होता ही जा रहा है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा तो हमेशा कम ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड वेसल से निकल करके हमारे टिश्यूज़ में आते हैं, क्योंकि डिफ्यूज़न के थ्रू। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें कोई भी चीज़ ब्लड वेसल से लेकर के आना है, मतलब लेकर के आना है, तो हम क्या करेंगे,
सेल में वो चीज़ का मुझे ग्रेडियंट कम करना पड़ेगा। सो इसीलिए कम रहता है ऑक्सीजन का, तो इसीलिए यहाँ पर भी 40 लिखेंगे। ठीक, अब CO2 जहाँ पर भी ज़्यादा होगा ना वहाँ पर 45 लिख देंगे। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा तो बॉडी यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे CO2 ज़्यादा है, तो CO2 कहीं पर भी ज़्यादा होगा ना, सिर्फ CO2 का बात मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ CO2 का। अगर CO2 कहीं पर भी ज़्यादा होगा तो कहाँ पर, दो ही जगह तो ज़्यादा होगा, एक तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में और दूसरा टिश्यूज़ में, क्योंकि टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है मेरा, CO2 निकल के आ रहा है। सो CO2 एक तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे 45 रहेगा, और टिश्यूज़ में ज़्यादा इसलिए वहाँ पे 45 रहेगा। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या रहेगा ना एल्वियोली में 104 रहेगा, बस इतना मान लो 100 से 4 ज़्यादा रहेगा, बस ये चीज़ लर्न कर लो कि 104 रहेगा। और 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 ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में वो 95 रहेगा, मतलब 100 में 5 कम रहेगा, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, 100 में 4 जोड़ देंगे तो एल्वियोली का वैल्यू आ जाएगा, और 100 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे सो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ये आ जाएगा। सो आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गया होगा। ठीक, सो हम ये डायग्राम को एक बार देख लेंगे। वेट, जब हम इन्हेलेशन की बात कर रहे हैं ना, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा रह रहा है, तो एल्वियोली में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहेगा, 104 रहेगा। ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, जस्ट 100 में 4 जोड़ देना है, 104 mmHg आ गया। वहाँ पे CO2 कम है, तो मैंने बोला था कोई भी गैस कम रह रहा है तो वहाँ पे 40 लिख देना। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारा 40 mmHg है। अब पल्मोनरी आर्टरी तो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी में कितना रहेगा O2 का कंसंट्रेशन, और कितना रहेगा CO2 का कंसंट्रेशन। सो ऑक्सीजन की भी कम रहेगा क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो ऑक्सीजन हमारा कितना रहेगा 40 mmHg रहेगा, और CO2 मेरा कितना रहेगा, क्योंकि CO2 ज़्यादा है तो हायर CO2 कितना हो सकता है 45 रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब वो ऑक्सीजन रिच हो चुका है, ठीक है, पल्मोनरी वेन में क्या रह रहा है, मेरा ऑक्सीनेटेड ब्लड रह रहा है, सो गैसेस ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, तो पल्मोनरी वेन में CO2 का लेवल कितना रहेगा, CO2 रहेगा मेरा 40, और क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच एयर हो चुका है ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो वो 95 रहेगा। ठीक, और कुछ नहीं याद करना है। सो वो बॉडी में जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तब कैरी करेगा, तो उसमें कितना देखो ऑलरेडी लिख के दिया है यहाँ पे 95 mmHg O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। ठीक है, यहाँ पे बॉडी टिश्यूज़ में है, तो टिश्यूज़ में क्या कम रह रहा है भाई, ऑक्सीजन कम रह रहा है, तो ऑक्सीजन कम रह रहा है तो वहाँ पे 40 लिख दो, और क्योंकि CO2 ज़्यादा रह रहा है तो CO2 वहाँ पे 45 होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, जिसकी वजह से क्या रहेगा, हाँ, डिफ्यूज़न में मदद मिलेगा, क्योंकि डिफ्यूज़न हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फॉलो करता है। सो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है मेरा 95 है ऑक्सीजन, और टिश्यूज़ में कितना है 40 है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ फॉलो कोई भी चीज़ बहेगा। ठीक है, सेम उसी तरह ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 45 था, सो टिश्यूज़ में 45 है, और ब्लड वेसल में कितना है मेरा था 40 था, सो यहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया, और सेम चीज़ें रिपीट होता जाएगा। आई होप आपको वो टेबल और ये डायग्राम एनसीईआरटी का समझ में आ गया होगा। हम आगे एक बार हम एनसीईआरटी रीड आउट कर लेते हैं। सो हम देखेंगे a gradient is present for CO2 is in the opposite direction from tissues to blood and blood to alveoli as a solubility of। ठीक है, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्युबिलिटी है ना ब्लड वेसल्स में CO2 का, वो कितना ज़्यादा रह रहा है ऑक्सीजन से। देखो CO2 बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सॉल्युबल कौन ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है। कितना भाई सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उसका, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है,
सो ये अंडरलाइन करके रखना कि सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा है, 20 to 25% ज़्यादा है, टाइम से ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to the O2. The diffusion membrane is made up of layer. diffusion membrane हमारा बना हुआ रहता है कौन सा, 3 मेजर लेयर से बना हुआ रहता है। एक तो थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओली हम देख चुके हैं, अब एक बार ये एनसीईआरटी का डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। और एक बेसमेंट सब्सटेंस रहता है और क्या रहता है, एंडोथेलियम रहता है जो कि किसका बना हुआ रहता है, जो कि किसका बना हुआ रहता है, स्क्वामस एपिथेलियम का ही बना हुआ रहता है। और बेसमेंट सब्सटेंस उसका बना हुआ रहता है थिन बेसमेंट, ठीक है, वो हमें नहीं देखना है अभी, जस्ट सो हम देख चुके हैं, एक बार हम समझ लेते हैं। तो एल्वियोली हमारा किससे बना है, टाइप 1 जो सेल है स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। और जो हमारा ब्लड वेसल है, मतलब कैपिलरी जो है वो हमारा, वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है, लेकिन इसका नाम कुछ और है, इसका नाम है एंडोथेलियल सेल या एंडोथेलियम भी कहते हैं। और एंडोथेलियम और जो स्क्वामस एपिथेलियम है एल्वियोली का, उसके बीच में एक सब्सटेंस फिल कर दो, उस सब्सटेंस का नाम कर दो बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। ये सपोर्ट करता है यार इन दोनों लेयर्स को, क्योंकि दोनों लेयर क्या पतले हैं। अब पतले हैं तो जल्दी ख़राब भी तो हो सकते हैं ना, जल्दी कोई भी अगर फ्रिक्शन हो गया तो ये तुरंत डैमेज हो जाएंगे। सो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है और कुछ नहीं, ठीक है। सो इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। ये हमें याद रखना है कि जो ये डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन 3 चीज़ को मिला के बोल रहे हैं। एक तो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम जो कि लाइनिंग है एल्वियोली का, और दूसरा एंडोथेलियम जो कि लाइनिंग है ब्लड कैपिलरी का, और उसके बीच के बेसमेंट सब्सटेंस को, इन तीनों चीज़ों को मिला करके हम क्या करें, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और इसका जो लेंथ है ना, मतलब थिकनेस कितना है, वो लेस देन अ मिलीमीटर है। कितना है, लेस देन अ मिलीमीटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। Therefore all the factor in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli। क्योंकि इतने सारा जो भी ग्रेडियंट हो रहा है, वैरी कर रहा है, और सिंपल डिफ्यूजन में क्या करता है, ग्रेडियंट जितना कम रहेगा उतना ही क्या रहेगा कि उसमें उतनी ही चीज़ें आएंगी। सो उस हिसाब से हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या रह रहा है, उस हिसाब से ग्रेडियंट कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा रह रहा है, जिसको ऑक्सीजन क्या हो सके, आ सके, यूज़ कर पाए हम उसका। आई होप आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्लियर हो चुका होगा। आज हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझा। एल्वियोली से लेकर ब्लड तक का पूरा मैकेनिज़्म बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही ग्रो करती है। और अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लो प्रतीक्ष बायोलॉजी हब को। यहाँ मिलेगा कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच प्लस ज़ीरो कन्फ्यूज़न। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो, और याद रखो सिलेक्शन उनका होता है जो एक्सक्यूज़ नहीं रिवीजन करते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।